Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to study about water, a precious resource. अब वाटर को प्रीशियस रिसोर्स क्यों कहा गया है? बिकॉज हमारी जो अर्थ है उस पर सिर्फ जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 1% है और उसको भी हम लोग डिप्लीट कर रहे हैं। वो सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इस तरह से डिप्लीट कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग इसे कंजर्व कर सकते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, so before proceeding forward, do subscribe, like and share the video and also share as much as you can because जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको नोट्स चाहिए होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस, ताकि जो आपके फन सेशंस होते हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए सेशंस होते हैं, आप वो सारे के सारे भी अटेंड कर सको। ओके, सो आर फर्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डे। सो हमारा जो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो 22 मार्च को आता है, ठीक है। तो 22 मार्च को आता है, ये आपको कहाँ आ सकता है? 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। सो वर्ल्ड वाटर डे कम्स ऑन 22 मार्च। ओके, सो योर नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वाटर. So there are some important facts about water. The first one is the amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining the proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. इसमें क्या कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वे ऑर्गेनाइज किया था। उसमें उसने देखा कि जो हम लोग अपने डेली रूटीन में वाटर यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, 50 लीटर कितना वाटर यूज़ कर लेते हैं पर डे, ठीक है। और सेकंड आता है दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। ये अमाउंट, इसको इजीली कैसे समझाया कि 2.5 बकेट्स बड़ी वाली जो एक इंसान यूज़ करता है पर डे, उतना हम लोग पानी यूज़ करता है एक इंसान, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। फिर क्या किया गया, आपका जो 2003 ईयर था उसमें क्या किया गया, एक इंटरनेशनल ईयर बना दिया गया जो एक फ्रेश वाटर के लिए समर्पित था, एक टाइप का, ठीक है। कि जो हमारा फ्रेश वाटर है हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करते हैं, उसमें सब कुछ ये बताया गया था। फिर आपका नेक्स्ट ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वाटर के बारे में, ये आपको मोस्टली पेपर में नहीं आते हैं। इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू ऑल, ठीक है। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक ऐसे सुन लो कि हाँ भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए अगर कोई पूछे तो, ठीक है। योर नेक्स्ट वन इज़ वाटर अवेलेबिलिटी। अब वाटर अवेलेबिलिटी आपको बताने के लिए मैं आप बताती हूँ कि जो सॉल्ट वाटर है, यानी कि जो हमारे सीज, ओशंस, इन सब में वाटर है, वो 97% ऑफ वाटर आप देख रहे हो जो अर्थ बनाई गई है यहाँ पर, वो सॉल्ट वाटर है, ठीक है। वो कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है, हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो पोलर आइस कैप्स हैं, मतलब कि जो बर्फ़ जमी हुई है, वो सिर्फ 2% है, उसको भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है अवेलेबल फ्रेश वाटर, इट इज़ जस्ट 1%। देखा आपने, सिर्फ 1% है। इसको भी हम लोग अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, ख़राब करेंगे, तो किस तरह से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है हमारे प्लानट में इम्प्रूव किस तरह से हम लोगों को मिलेगी, है ना। वाटर अवेलेबिलिटी तो पूरी होएगी नहीं बिल्कुल भी। तो यही हम लोग सारा का सारा आगे चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ वाटर। अब फॉर्म्स ऑफ वाटर मेनली रहती हैं आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब बर्फ़, जब बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। जब आप रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हो तो वो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाती है ना, बर्फ़ बन जाती है, तो ये एक फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड। लिक्विड, आप पानी पीते हो, वो लिक्विड हो गया, गैशियस। अब गैस कहाँ पता चलती है आपको, जैसे आप कोई भी आपने एक वेसल ले लिया, उसमें पानी लिया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, उसको बॉईल होने को रख दिया, ठीक है। तो जो उसके वेपर्स होंगे, जो उसका पानी वाला ऊपर वाला पोर्शन होगा, वो क्या होगा, वो ऊपर को आ जाएगा। और आप जब निकालोगे अपना, क्या बोलते हैं, जो लिड निकालोगे, है ना, जो आपने लगाई थी उसके ऊपर, लिड के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका सारा पानी पानी सा सरफेस सा शो हो जाएगा। उस पूरी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, गैशियस लेयर बोलेंगे। So there are basically three forms of water. First is solid, second is liquid, and the other is gas. So our next topic is water cycle. अब water cycle जैसे आपको बताया है, इसमें क्या क्या है, यहाँ पर है हमारे माउंटेन्स, रिवर स्ट्रीम्स हैं, ग्राउंड वाटर शो किया गया है, कंडेंसेशन,
के लिए क्लाउड शो किए गए हैं, फिर ट्रीज़ हैं, तो कैसे कैसे सारा परफॉर्म होता है वो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले ये क्लाउड्स हैं, ये यहाँ पर क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, बारिश आ गई ना यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में बारिश आके सरफेस रन ऑफ, मतलब नीचे आया सारा पानी और वो कहाँ चले गया, ग्राउंड वाटर में चले गया, नीचे नीचे वाले पानी में सारा चले गया, ग्राउंड के नीचे वाला पानी। फिर ये सारा स्ट्रीम्स में थोड़ा पानी गया होगा, मतलब रिवर्स में गया होगा। फिर उसके बाद में वहाँ से होगी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। और जो हमारे पौधे हैं, मतलब जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर, वो ट्रांसपीरेशन शो कर रहे हैं। ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, सारा पानी ऊपर इकट्ठा दोबारा से हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेगा। और जो इस क्लाउड की फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन होने के बाद जब क्लाउड्स फिलअप हो जाएंगे, फिर बारिश करेंगे नीचे, और बारिश के प्रोसीजर को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। तो ये सारा आपका वाटर साइकिल है, ये आपको मोस्टली आ जाता है एग्जाम्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बेसिकली। इसमें आपको क्या क्या करना होता है, सबसे पहले हेडिंग डालो, ठीक है, वाटर साइकिल, उसके बारे में लिखो कि वाटर साइकिल होता क्या है। देन एक बड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बना दो जिससे पता चल जाए, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दो, इससे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं 5। ठीक है, इस तरह से जब आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही सारा का सारा डिस्क्राइब करना, ये है हमारा वाटर साइकिल। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, सो इट इज़ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल and gaps between the rocks which are filled with the water. The upper limit of this layer is known as water table. ग्राउंड वाटर क्या है, जो हमारे ज़मीन के नीचे वाला पानी है। कई बार बोलते हैं ना कि वाटर टेबल यहाँ का बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है, कई रीजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो यही बेसिकली ग्राउंड वाटर है कि ज़मीन के नीचे कितना पानी है। वहीं से जो हम लोग घर पे कई बार हैंड पम्प्स लगवाते हैं, तो वहीं से सारा का सारा जो पानी है वो ऊपर आता है हमारे पम्प्स में, फिर हमारी टैंक्स में आता है, फिर उसके बाद सारी वाटर पाइपलाइंस में आता है। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर जो है, इसका होना, इसका लेवल एक पर्टिकुलर होता है, वो अच्छी तरह से पूरा का पूरा लेवल रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। सो योर नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ये कहाँ से आता है ग्राउंड वाटर, पहला है आपका इनफिल्ट्रेशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। इनफिल्ट्रेशन क्या है कि सीधा ही जो हमारा पानी है, जो बारिश आई सीधी वो ग्राउंड के नीचे चले गई, मतलब ज़मीन के नीचे चले गया पानी, उसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। ये तभी जाएगा जब जो सॉइल है वो पोरस होगी, बिल्कुल सीमेंटेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें से बहुत कम पानी जाता है। तभी आपको पता है, हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जो आपकी कॉलोनीज़ होती हैं, कहीं भी होता है, वहाँ पर जो आपकी टाइल्स लगी होती है, ब्लॉक टाइल्स लगी होती है, वो क्यों लगी होती हैं, ताकि जो पानी है आपका, वो जो टाइल्स के साइड वाला पोर्शन होता है ना, उसके अंदर से जा सके और नीचे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो अच्छा रह सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग वो यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। योर नेक्स्ट वन इज एक्विफर। एक्विफर क्या होता है, एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। अभी जो एक्विफर है, ये है एट प्लेसेस, कई कई जगहों पे द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड, मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो स्टोर हुआ होता है हार्ड रॉक की लेयर्स के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्विफर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, कि हम किस किस तरह से अपना जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर है, उसको डिप्लीट कर देते हैं। ठीक है इसमें आपके जो आपके पॉइंट्स रहते हैं वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे आपके हाउसेस ज़्यादा बनेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि 1% हमने देखा था सिर्फ फ्रेश वाटर है ना। तो वैसे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना जो वाटर की डिप्लीशन है वो ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है या कोई केमिकल वाली इंडस्ट्री है तो उसका गंदा सारा का सारा केमिकल वाली चीज़ें वो क्या करती है, सीधे के सीधा उसमें फेंक देती है, वाटर बॉडीज़ में फेंक देती है, आपके ओशंस में, फिर रिवर्स में, सीज में, कहीं भी फेंक देती है। ठीक है, मेनली रिवर्स में फेंकती है, फ्रेश वाटर को वो ख़राब कर देती हैं केमिकल उसका। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल।
फिर आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में कितने सारे हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जब पानी से बह के अपने रिवर में जाती है वो सब खराब कर देती है रिवर, मतलब फ्रेश वाटर फिर से गंदा हो गया। जैसे गंगा देखिए आपने कितनी गंदी हो गई थी, है ना, वैसे ही ये वो तो और भी बड़ी सारी चीज़ों से गंदी हुई। लोग वहाँ नहाते थे, वहाँ सारा कूड़ा करकट फेंकते थे, उससे गंदी हुई। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत सारी आती थी, केमिकल्स बहुत पड़ गए थे, तो वो सारा ख़राब हो गया था, है ना। अब आपका नेक्स्ट आता है स्कैंटी रेनफॉल इन सम एरियाज। वाटर टेबल कब थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, कई एरियाज़ में बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है, बहुत कम बारिश होती है, तो उस एरिया में भी जो है हमारा डिप्लीशन हो जाती है वाटर टेबल की। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों का काट देना फॉरेस्ट वाले रीजन से, ठीक है। जितने हम पेड़ काटते हैं, पेड़ ही तो, आपने सारा वाटर साइकिल पढ़ा था ना, पेड़ का भी तो रोल है वाटर साइकिल में कि पानी आए यहाँ पर। अगर पेड़ से ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, वो हमें ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेगा, फिर क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, है ना, ये सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। अगर डिफॉरेस्टेशन, जितना ज़्यादा पेड़ को काटेंगे उतना सब कुछ बैलेंस ख़राब हो जाएगा और वाटर टेबल जो है इससे डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ये मोस्टली हर एक आपका अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा तो उसमें आएगा, और आपको कहेंगे कि एक एक को आप बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करो। पहले लिखो पॉइंट्स, पॉइंट्स के बाद फिर सब हेडिंग डाल के एक पॉइंट, फिर उसके बाद में छोटी सी डिस्क्रिप्शन 3-4 लाइन की, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर मैनेजमेंट, कि किस तरह से हम पानी को मैनेज कर सकते हैं, और हमने कौन कौन से मेजर्स जो हैं अडॉप्ट किए भी हैं वाटर की मैनेजमेंट के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं इसको। इन दिस द रेन वाटर इज़ यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। इसमें हम रेन वाटर को बेसिकली यूज़ करते हैं रिचार्ज करने के लिए ग्राउंड वाटर। इसका मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी भी कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी अगली बावरीज। बावरीज क्या होती हैं, इट इज़ अ ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ द स्टोरेज ऑफ वाटर। ये पुराने ज़माने में लोग बावरीज बना लेते थे, वो क्या होता था उसमें पानी स्टोर कर लेते थे, तो वो भी एक तरह का वाटर मैनेजमेंट था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है ड्रिप इरीगेशन। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स बाय मेकिंग द यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर द वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। इसको भी हम एक पिक्चराइजेशन के रूप में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बट इसके लिए मैं आपको समझा देती हूँ होता क्या है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ एक पाइपलाइन से एडजस्ट कर दी जाती है, और उसके अंदर छोटे छोटे स्प्रिंकलर से लगा दिए जाते हैं, ड्रिप वाला सिस्टम करें, छोटे छोटे से ट्यूबिंग से बना दी जाती है, जिसमें जब वो उसको रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, बस उतना ही पानी उसको दिया जाता है। तो इससे वाटर की जो है हमारी अवेलेबिलिटी भी बिल्कुल ठीक रहती है, और ये बिल्कुल भी डिप्लीशन कॉज नहीं करता है, ठीक है, सेव करता है वाटर को। नेक्स्ट है आपका जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। देखो पानी गिरा, ठीक है, पानी किसके ऊपर गिरा, बिल्डिंग के ऊपर गिरा, बिल्डिंग के ऊपर गिरा, फिर उसके बाद में यहाँ पाइप्स लिंक कर ली हुई है इन्होंने टैंक्स के बीच में से। फिर आप अलग अलग चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में भी यूज़ कर सकते हो, रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द टेरेस, ये सब कुछ आपका आ गया इसमें, ठीक है। इस तरह से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ड्रिप इरिगेशन। देख लो जैसे यहाँ एक पाइपलाइन लगी हुई है, साथ में पौधे हैं, है ना, तो यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है जितना इनको पानी रिक्वायरमेंट है उतना दे दिया जाएगा इस पाइप से, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो वेस्ट ना हो, और जो फालतू ही जो फील्ड एरिया में पानी पड़ा रहता है वो वेस्ट नहीं होता है इससे, ठीक है। ये था आपका ड्रिप इरिगेशन का प्रोसेस। और जो बावरीज होती हैं वो तो मैंने आपको बताया, एक बावरी एक टाइप का स्टोरेज टैंक होता है, उसके अंदर ही जो रेन वाटर है वो स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रोल्स वी कैन प्ले टू कंजर्व द वाटर। अब बहुत हमने पढ़ लिया ड्रिप इरिगेशन, अब ये सब कुछ हम घर पे इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना, तो हम लोग कौन से मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग वाटर को सेव कर सकें। सो द फर्स्ट वन इज़ टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, वो उनको बहुत गंदी आदत होती है, ब्रश करते टाइम पे क्या करते हैं, पानी चलाए रखते हैं, है ना, तो उस टाइम पे हम लोग पानी बंद करना चाहिए, फालतू जो पानी है वो ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग।
कि जो हम देखो, अब डोमिनोज वगैरह आप जाते हो या किसी भी आउटलेट में जाते हो, किसी भी आप मॉल में जाते हो, वहाँ पर वैसे पानी फेंक रहे होते हैं क्या साफ़ करने को? नहीं ना, पानी नहीं फेंक रहे होते वो, उन्होंने छोटे से मॉप मॉप करने के लिए, मतलब छोटे छोटे पोचे टाइप आप बोल सकते हो, जैसे उसके ऊपर लगे होते हैं, वो उससे करते हैं साफ़, मॉपिंग करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं होता तो वेस्ट भी नहीं होता उससे, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ बकेट्स फॉर टेकिंग बाथ रादर देन शार्स। शार के साथ आपको पता नहीं चलता, आप बड़े आराम से लगे होते हो, कितने कितने घंटे घंटे शार के नीचे बैठे रहते हो, है ना। तो उससे क्या है, जो आपका पानी है वेस्ट हो जाता है। जब आप बकेट यूज़ करते हो तो बकेट से आपको पता चलता है कि हाँ मैंने एक बकेट ही यूज़ करनी है अब इसके लिए, है ना, तो वाटर कंजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके लिए एक टास्क है कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि आप कौन कौन से वेज करते हो कंजर्व करने के लिए वाटर को घर पे, और आप मुझे बताओगे, तभी बाकी सबको पता चलेगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि क्या क्या सारे के सारे ये हैं। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन द प्लांट, कि प्लांट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है ये हमारा पानी कम होने का। ड्राइंग ऑफ द प्लांट, सबसे पहले ड्राई हो जाते हैं। विल्टिंग ऑफ द प्लांट्स मतलब मुरझा जाते हैं। अब इमेजिन करो कि पूरा का पूरा ग्रीन करेक्टर, मतलब पूरा का पूरा प्लांट ही लॉस्ट हो गए हैं यहाँ से, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा, फिर क्या करोगे? फिर आपको ना ऑक्सीजन मिलेगी, आप भी जी नहीं ना पाओगे, क्योंकि सारा साइकिल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है हम सारे। अगर वो पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, सभी का सभी डिप्लीट हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये आपका सारा का सारा जो था, ये आपका पूरा जो चैप्टर था वाटर का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू लाइक इट, और इसके नोट्स बना लेना साथ में, वीडियो को पॉज कर करके आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, बिकॉज आपको ये सब कुछ देख के बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि बुक से कई बार पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। बट जब हम लोग वीडियो देखते हैं, उसको समझते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ भाई हमने कुछ पढ़ लिया है ना, और हमने पिक्चराइजेशन से भी देख लिया है ना अच्छी तरह से। तो आप इस तरह से पॉज करके वीडियो बार बार उसके नोट्स बना के अच्छी तरह से, जैसे मैंने आपको दिए थे टिप्स कि कहाँ डायग्राम आनी चाहिए, कहाँ हेडिंग्स डालनी है, कहाँ कैसे करना है, वो सारा अपने अकॉर्डिंगली आप कर लेना, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा इजी मेथड होगा तो खुद से बना के देखना, बिकॉज लिखना ज़रूर कॉपी पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे बायो वाले सिलेबस में जो 7th क्लास का सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। आई थिंक ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक और चैप्टर होगा। तो इसके बाद आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि इसके बाद मैं कौन सी क्लास का स्टार्ट करूँ सिलेबस, बायो का ही। तो जिसको आप लोगों को चाहिए कि हाँ भी आप बता सकते हो, बेशक वो 9th हो, 10th हो, 8th हो, +1 +2 BSc MSc, या फिर नेट की प्रिपरेशन के लिए भी आप बता सकते हो, जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन करनी है मैं उसके लिए भी अलग से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ का चाहिए। बाकी जो आपकी फ़न क्लासेस हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, मैं गेस्ट को बुलाती रहूँगी आपके लिए, ताकि आपकी पूरी पर्सनैलिटी भी इन्हेंस हो, जब ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंट बन के बाहर निकलो और अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करो। और आप सब में से किसी में भी कोई ऐसा टैलेंट हो या कुछ भी हो तो मेरे साथ कांटेक्ट करना, आपको नंबर तो प्रोवाइडेड होगा ही नीचे, और जब किसी ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए करना हो तो वो भी नंबर प्रोवाइडेड है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके। सो थैंक यू ऑल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।